वेलकम टू कोर क्लाउड। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेवऑप्स का रोड मैप, उसमें हमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें जॉब रेडी करके पूरा डिटेल्स हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स आपको जेडी के रिक्वायरमेंट से आपको कंप्लीट करने हैं और उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू को प्रिपरेशन करना है, डेवऑप्स का पूरा प्रिपरेशन करना है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। ये मिनिमम पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ कि इसकी मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं उसकी लिंक दूंगा, आगे मैं उसका बताऊंगा कैसे आपको वो डाउनलोड करके इस पीडीएफ में आपको आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं वो लिखना है। और उसके बाद आप वन बाय वन प्रिपरेशन करने के बाद आप अ, कैसे प्रोजेक्ट करना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या-क्या हमें रिक्वायरमेंट है जेडी के हिसाब से। और ये जॉब रेडी डेवऑप्स रोड मैप है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें फर्स्ट थिंग है कि आपको वर्जन कंट्रोल देखना है। अभी वर्जन कंट्रोल क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने गिट गिट एक बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है गिट में। तो गिट में हमें गिट ब्रांचिंग देखनी है। तो गिट में क्यों हम ब्रांच क्रिएट करते हैं? तो ब्रांचिंग का एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्शन पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। कोई भी फीचर आपने ऐड किया, कोई भी चीज़ आपने ऐड की, तो उसका सेपरेट एक ब्रांच क्रिएट किया जाता है जो कि मेन ब्रांच को अटैच रहता है। तो वो आपको गिट ब्रांचिंग की जो कुछ स्ट्रैटेजी है वो आपको इसमें पढ़नी है। गिट फ्लो आपको पढ़ना है। गिट फ्लो में आपको गिट का जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वर्जन कंट्रोल मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मल्टीपल डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक डेवलपर ने कौन सा कोड पुश किया, सेकंड ने कौन-सा पुश किया, थर्ड ने कौन-सा पुश किया, उसको सपोज़ किसी को एक फ़ीचर बोला है कंप्लीट करने के लिए, सेकंड डेवलपर को बोला है सेकंड फ़ीचर कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक ही कोड 2 डेवलपर एट अ टाइम पुश करते हैं, उसमें गिट कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू क्रिएट होता है। तो वो कैसे मैनेज करना है? सपोज़ डेवलपर 1 ने भी सेम कोड और डेवलपर सेकंड ने भी एक ही कोड मर्ज कर दिया, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसको कैसे हमें रिज़ॉल्व करना है, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद आता है कि ये इंटरव्यू का सबसे फ़ेवरेट पॉइंट्स है कि रीबेस और मर्ज। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीबेस एंड मर्ज? किसमें कमिट की हिस्ट्री, कमिट क्या होता है, वो हमें देखना है, ठीक है? फिर उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब कि अ हमने डे बाय डे और जैसे जो कुछ कोड हमने पुश किया है, तो उस पुश का जो पीआर रहता है, पुल रिक्वेस्ट रहता है, तो उसकी हिस्ट्री रहती है पूरी। तो उस हिस्ट्री का जो कुछ डेटा है, वो हम इसमें पूरा डिटेल्स में हिस्ट्री रहता है। तो मर्ज करने के बाद हिस्ट्री रिमेनिंग रहता है वैसे के वैसे, और रीबेस के बाद वो नहीं रहता है। तो वो इसका डिफरेंस इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है और इसका यूज़ भी होता है। तो इसका ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है टैगिंग एंड रिलीज़ वर्जन। वर्जन आपको तो पता है कि लाइक वर्जन V1, वर्जन V2, वर्जन V3, जो कुछ आप वर्जन आपको अपडेट करेंगे, तो उसका आपको टैग करना है। उस वर्जन को आपको जो कुछ आपने डिसाइड किया है कि हमारा अभी फ़िलहाल वर्जन 3 चालू है, जो कुछ आप ऐड करेंगे, तो वे ये सब गिट में ऐड होता है। ऐसा कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो गिट में हम देखेंगे। फिर बाद में आता है पीआर रिव्यू। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डेवलपर ने पुल रिक्वेस्ट भेज दिया। पुल रिक्वेस्ट मतलब उसने जो कुछ काम किया, उसके बाद उसने उसको पुल रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर वो अप्रूव होता है, किससे? सीनियर डेवलपर से, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर से। वो चेक करेंगे कि ये सही में
बराबर लिखा है या इसमें कुछ गलत है, तो वो सब चेक किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर से। फिर उसने अगर गलत कोड लिखा है, उससे कुछ दिक्कत आती है, तो फिर वो प्रोडक्शन का जो मेन सर्वर होता है, तो उसमें दिक्कत आएँगी, प्रोडक्शन का सर्वर पूरा क्रैश हो जाएगा। तो इसकी वजह से पुल रिक्वेस्ट का रिव्यू होता है कि जो कुछ पुल रिक्वेस्ट और जो कुछ कोड पुश किया जा रहा है, पुल रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, अगर कुछ ऐड किया जा रहा है उसमें, तो वो सही है या गलत है, ये सब पीआर रिव्यू में चेक किया जाता है। फिर कुछ ब्रांचेस है जिनको प्रोटेक्टेड किया जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहती है, किसी पेमेंट के रिलेटेड कुछ ब्रांच हो या कोई भी सीक्रेट ब्रांच हो, कुछ भी उसको भी हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसका उसका कंसेप्ट आपको देखना है। उसमें पीआर रिव्यू में कैसे पीआर रिव्यू किया जाता है, कौन से कमांड इम्पोर्टेंट है उसके लिए, आपको कुछ हैंड्स ऑन भी करने हैं उसमें, ठीक है? और गिटहब सीक्रेट, अभी सीक्रेट क्या है कि जैसे पासवर्ड्स है, आईडी है, तो इसको हम डायरेक्टली गिट के फ़ोल्डर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गिट का फ़ोल्डर किसी को भी एक्सेस होता है, तो ये हम ऐसे ओपनली कहाँ पे भी स्टोर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमें वो गिटहब सीक्रेट में डालना पड़ता है। वेबहूक, किसी भी प्रोजेक्ट में हमें सीआई/सीडी में, अभी सीआई/सीडी का भी देखेंगे कि हम उसमें जेनकिन्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट है, गिटहब एक्शन भी है, तो उसमें हमें वेबहुक करना है, वेबहुक मतलब उसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो ये भी आपको सब पढ़ना है वन बाय वन करके, ठीक है? फिर आता है रियल वर्ल्ड टास्क, उसमें आपको क्या करना है कि आपको खुद से हैंड्स ऑन करना है, ठीक है? हैंड्स ऑन में आप क्या करेंगे कि एक ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है? उसको ऐड करने के बाद फिर आपको कुछ कोड आपको ऐड करके देखना है। उसके कुछ हैंड्स ऑन है, कुछ मैं आपको वो होमवर्क करके दूँगा। उसमें आपको वन बाय वन कंप्लीट करना है। फिर आपको वो जितना मतलब पढ़ने के बाद आप जितना हैंड्स ऑन कंप्लीट करेंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडरस्टैंड होगा। आप सिर्फ़ वो थ्योरेटिकली कंप्लीट करोगे, तो वो नहीं होगा। आपको हैंड्स ऑन कंपल्सरी करना ही है। तो उससे आपको किसी भी सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज आएगा। उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा है कि अ, इसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स सभी जगह पे यूज़ किया जाता है। अभी इसको क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका मेन रीज़न है ये लाइट वेट है। ठीक है? फर्स्ट रीज़न है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबने विंडोज़ यूज़ किया होगा, मैक यूज़ किया होगा, तो उसमें आपको ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है उसमें। तो उसके वजह से क्या होता है, आपको ये यूज़ करने में, एक्सेस करने में ईज़ी हो जाता है। आपको फ़ोल्डर दिखते हैं, आपको इमेजेस दिखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसको आप इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कमांड लाइन से ऑपरेटिंग करना पड़ता है, पूरा कमांड्स है इसमें। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो कमांड्स पूरे रटने के ट्राई करेंगे या याद करने के लिए ट्राई करेंगे तो होगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको खुद से एक हैंड्स ऑन करना है, फाइल क्रिएट कैसी होती है, वो डिलीट कैसी होती है, उसका रीनेम होता है, तो रीनेम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कमांड। तो फिर आपको उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो एमकेडीआर, ठीक है? कौन सी भी फ़ाइल आपको अगर चेक करनी हो या आपको कौन-सा भी फ़ाइल रीड करना हो तो कैट कमांड, ठीक है? फिर लेस कमांड से आप लॉग चेक कर सकते हो। उसमें भी इम्पोर्टेंट है एक्सेस लॉग, फिर एरर लॉग और कोई स्लो लॉग होगा अगर आप पीएचपी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो स्लो लॉग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप ये सब चीज़ें चेक करोगे। और फाइल परमिशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइल परमिशन में क्या करना है कि 755
ट्रिपल फाइव फाइव, अभी ये क्या है ट्रिपल फाइव फाइव 755? अभी ये है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी फाइल को तुमने कौन सी परमिशन दी है, वो परमिशन आपने, एक मिनट, हाँ, उस फाइल को कौन सी परमिशन दी अभी। अ, कोई फाइल्स इंपॉर्टेंट है तो उसको हम सिर्फ रीड की परमिशन देंगे। राइट और एग्जीक्यूशन की परमिशन हम किसको देंगे? एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। फिर रीड करने की, अगर डेवलपर को उसका यूज़ ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम सिर्फ रीड करने की परमिशन देंगे, ठीक है। राइट की परमिशन नहीं देंगे। और एग्जीक्यूशन की परमिशन जिस टूल्स को है उसी को देंगे हम। तो ऐसे करके आपको ये 755 क्या है, उसको परमिशन कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, कौन सी परमिशन रिक्वायर्ड है, ये सब फाइल परमिशन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ की आपको इसमें क्या करना है कि पूरा एक मिनट, इट्स ओके। इसमें आपको क्या करना है, टॉप कमांड। अभी टॉप कमांड में आप क्या देखोगे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये क्यों देखना है? फॉर एग्जांपल अभी कोई तो प्रोसेस चालू है और सडनली उस प्रोसेस ने 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज़ किया, तो उससे क्या होगा कि आपका सीपीयू हाई यूटिलाइजेशन होता है, तो उससे आउटेज आने की प्रॉब्लम्स आती है। फिर क्या होगा, आपको सडन उस पे कुछ तो एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो जो कुछ भी प्रोग्राम आपका बैकग्राउंड में रन हो रहा है वो स्टॉप होगा, क्योंकि वो अकेला 100% यूज़ कर रहा है, तो उसको किल करना पड़ेगा। तो ये किल कमांड, देन एच टॉप, देन टॉप, एच टॉप में आपको चिल्ड्रन प्रोसेस, मतलब एक मेन प्रोसेस रहती है, उसकी चिल्ड्रन प्रोसेस रहती है, तो वो सब आपको इसमें दिखता है, ठीक है। फिर आता है कि नेटवर्किंग के कुछ पॉइंट्स, उसमें क्या करेंगे, नेटवर्किंग में आता है एस एस एस, नेस्टैट, इसमें आपको सब पोर्ट पता चलेंगे, ठीक है। फिर आता है कि टीसीपी डंप, कर्ल, कर्ल में क्या पता चलाएगा आपको, एपीआईज, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं आपको। एपीआई मतलब फॉर एग्जांपल आप कर्ल कमांड करके लोकल होस्ट डाल दिया, तो आपको इसमें क्या कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा है नहीं हो रहा है प्रोग्राम, ये आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है कि आपको फ्री मेमोरी स्पेस, मतलब कितनी मेमोरी फ्री है वो चेक करना है, तो हाँ आप ये यूज़ करेंगे। फोल्डर के लिए, फोल्डर का जो मेमोरी है उसके लिए ये यूज़ करेंगे आप। फिर ये मेमोरी के लिए है बल्क, एल एस बल्क फ्री, ये भी आप मेमोरी चेक करने के लिए। तो इसकी यूसेज क्या है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो हम ज़्यादा देखेंगे। ये डेली यूज़ के जो जो कुछ कमांड्स है, फिर आपको मैं उसका चार्ट सेपरेट दूंगा, एक चीट शीट दूंगा, उसमें सीडी कमांड्स, फिर पीडब्ल्यूडी, देन ऐसे जो कुछ हम यूज़ करते हैं ना, उसको मैं एक सेपरेट पीडीएफ फ़ोल्डर मेरे इसमें व्हाट्सएप के और टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? अब ये सिस्टम सीटीएल फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपाचे स्टार्ट करना है, ठीक है? nginx स्टार्ट करना है, उसका स्टेटस चेक करना है, फिर स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रिस्टार्ट करना है। इसके लिए ये, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपको स्टार्ट करना है, तो ये सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, देन nginx, तो ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटस डाल डाल दिया, तो ये स्टार्ट हुआ नहीं हुआ आपको पता चलेगा, सिस्टम सीटीएल स्टेटस nginx।
फिर आपको रिस्टार्ट करना है, कोई चेंजेस आपने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में चेंज किया, तो आपको उसके बाद रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो अ, उसके सिवा अप्लाई नहीं होते। तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। लाइव लॉग चेक करने के लिए बेसिकली जर्नल-सीटीएल का यूज़ होता है। फिर आता है ये यहाँ पे फ़ाइल स्ट्रक्चर का दिया नहीं, लेकिन वेर लॉग, यहाँ पे सब लॉग हो गए इसके अंदर, अपाचे के लॉग्स इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो इसमें सब आपके लॉग फाइल्स होंगे, जैसे अपाचे की फ़ाइल, पीएचपी, जो भी कुछ nginx जो कुछ होगा, वो लॉग के अंदर वेर लॉग इस डायरेक्टरी के अंदर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मीन्स आप ये समझ लेना कि ये फ़ाइल स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है। अभी अब आप विंडोज़ यूज़ करते हो, तो विंडोज़ को आपको कैसे पता चलता है कि भाई सी में क्या होता है, हमारे सब प्रोग्राम्स रहते हैं। मतलब जो कुछ हमने इंस्टॉल किया है विंडोज़ में, तो वो सब हम प्रोग्राम्स और उसके जो सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सभी कहाँ पे होते हैं? सी पे होते हैं। तो वो हमें कैसे पता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं? उसके वजह से हमने बचपन से विंडोज़ यूज़ किया है, तो हमें वो पता है। इसकी वजह से सी में क्या रहता है हमको पता है। रिमेनिंग ड्राइव्स में हमें क्या है, हमें क्या रखना है वो हम डिसाइड करते हैं। डी में हम मूवीज़ रखेंगे और अगर आपके पास ई होगा तो उसमें आप फ़ोटो रखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट्स गेम्स होंगे तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। वैसे ही इसका जो फ़ाइल स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल और एक है कि ईटीसी, अपाचे, उसमें उसके अंदर कॉन्फ़िग फ़ाइल रहते हैं। कॉन्फ़िग फ़ाइल मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन nginx की है। nginx एक सर्वर है बेसिकली, तो उसका जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। आप जैसे पढ़ोगे आप जैसे-जैसे अंडरस्टैंड करोगे तो धीरे-धीरे समझ में आएगा। उसमें कैसा है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज करना पड़ता है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में कहाँ पे है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, तो वो बेसिकली ईटीसी एंड अपाचे अपाचे डॉट कॉन्फ़िग, इसमें सब आपके कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका अपाचे का। तो उसमें क्या आपने क्या हेडर क्या यूज़ किया है, आपके वेबसाइट के 80443 ये पोर्ट्स नंबर है, ठीक है? तो ये पोर्ट नंबर ये एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर है। ठीक है? तो इसका डिक्लेरेशन, इसके सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वो यहाँ पे होंगे। ये फ़ाइल स्ट्रक्चर आपको कैसे है ना कि आप जितना यूज़ करेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। सिस्टम लॉग में सिस्टम के लॉग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिनक्स है, तो लिनक्स के जो सिस्टम्स के लॉग, फॉर एग्ज़ाम्पल ओएस, कर्नेल के जो कुछ लॉग होंगे, तो वो यहाँ पे होंगे। अभी यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट आपने ग्रुप क्रिएट किया है फॉर एग्जांपल, उसको कुछ परमिशंस दी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 755 वाला, ये 555 वाला, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसमें ग्रुप में आपने डेवलपर का ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है? उसमें आपने यूज़र्स डाले हैं, तो यूज़र कितने डेवलपर डाले, 3 डेवलपर है, वो यूज़र उसको डाले। तो उनको कौन से फ़ाइल की परमिशन है, कौन सी नहीं है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है क्रोन जॉब्स। तो क्रोन जॉब्स में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने बैकअप लेना डिसाइड, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ तो लॉग फ़ाइल है, वो इम्पोर्टेंट है और आपको देखना है कि उसका बैकअप लेना है, तो उसका बैकअप रात के 2 बजे में लेना है, ठीक है? अभी रात के 2 बजे तो आप उठ नहीं सकते, ठीक है? सर्वर पे और जाके लॉगिन करके, तो आपको ये cron जॉब अ, ऐसा फीचर है कि आप उसमें टाइम सेट करके जो कुछ आपका शेल स्क्रिप्ट होगा, वो रन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शेल स्क्रिप्ट ने लिखा कि मेरे को ये फॉर एग्जांपल कोई तो लॉग फाइल है, उसका बैकअप चाहिए एक्स वाई जेड S3 बकेट में, ठीक है? तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रात के 2 बजे वो क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट करेगा, उसका टाइम सेट करने के बाद वो हो जाएगा, ऐसा। एंड
60% ट्रबल शूटिंग क्वेश्चंस कम फ्रॉम लिनक्स। क्यों? क्योंकि लिनक्स ही सभी जगह पे यूज़ होता है। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है? उस सभी पे लिनक्स ही यूज़ होता है। क्यों होता है? लाइट वेट है। क्यों? इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस कोई भी नहीं है। जस्ट ब्लैक स्क्रीन, आपको कमांड लाइन से सीडी कमांड करके एक-एक फ़ाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, वो कैसे ओपन करना है, कैसे वो वहाँ के फ़ाइल एडिट करने हैं, वहाँ पे भी वीआई, नैनो, ये 2 एडिटर है। ये किस लिए एडिटर है? ये फ़ाइल एडिट करते हैं। जैसे विंडोज़ पे हम अगर कोई प्रोग्राम्स में कोई फ़ाइल एचटीएमएल की फ़ाइल्स हो, तो उसको एडिट करने के लिए नोट है बेसिक वाला, फिर वो नहीं तो हम डायरेक्टली वीएस कोड में यूज़ करते हैं। तो लिनक्स में कैसा है कि हम वीआई एडिटर और नैनो एडिटर से यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे ओपन करना है? ओपन करने के बाद इंसर्ट कमांड, ठीक है? फिर सेव करने के लिए अगर इंसर्ट कमांड से आप पहले आई प्रेस करोगे तो इंसर्ट कमांड ऑन हो जाएगा। फिर कैसे आपको उसको उस फ़ाइल को कैसे सेव करना है, तो उसके लिए अगर सेव नहीं करना है तो सेव नहीं करना है तो ये कमांड, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है आपको वो, और ये सब याद रखने नहीं है। ये सब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कैसी? फॉर एग्जांपल एक एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसमें उबंटू और लिनक्स जो कुछ आपको अमेज़न लिनक्स और उबंटू का जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो लेना है, और उसके अंदर बेसिक बेसिक कमांड, कुछ भी बेसिक प्रैक्टिकल्स तुम करो, हैंड्स ऑन करो, कुछ तो nginx इंस्टॉल करो, चैट जीपीटी से पूछ के आप जो कुछ आपको हैंड्स ऑन थोड़ा बहुत करना है वो करना है, फिर आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। वैसे तो ईज़ी है लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो वन बाय वन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा-सा लर्न किया तो प्रैक्टिस करो। अ, इस वेरलॉग फाइल में जाके देखो कि वो मतलब उसमें क्या है? क्या दिखता है, फिर उसके फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके परमिशंस कैसे हैं, वो सब देखो, फिर आपको धीरे-धीरे वो समझ में आएगा, ठीक है? फिर आ गया कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन अभी एआई की वजह से भी, और उसका जो मीन्स कंटेनर में जो जो कुछ हम इमेज क्रिएट करते हैं और कंटेनर क्रिएट करते हैं वो लाइट वेट होती है, तो इसकी वजह से इसका भी डिमांड हाई है अभी मार्केट में। इसकी रिक्वायरमेंट जेडी में रहती है, डॉकर फाइल की भी रहती है और कुबरनेटिस की भी रहती है। तो उसमें डॉकर फाइल्स कैसी लिखनी है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं हमें, उसमें एंट्री पॉइंट करके है कि है, और एंट्री पॉइंट वर्सेस सीएमडी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, सीएमडी क्या है, फिर अंदर के फाइल स्ट्रक्चर मतलब ये इसके डॉकर फाइल में अंदर क्या-क्या लिखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इमेज में लाइट वेट इमेज अल्फाइन अ, इमेज है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज के टाइप्स है वो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने nginx की इमेज ली तो नॉर्मल nginx की इमेज की साइज़ अगर फॉर एग्जांपल लेता हूँ 200 एमबी है, तो अल्फाइन में वो कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, मे बी 15 एमबी होगी, उससे भी कम होगी अप्रॉक्स उसके, ठीक है? तो मल्टी स्टेज बिल्ड में क्या आता है कि आपको एक ही फाइल में डिफरेंट डिफरेंट्स आप लाइक इमेज डिफरेंट डिफरेंट आप इमेज लेते हो, तो उसमें मल्टी स्टेज का आता है। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्यों? क्योंकि वो जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा है। तो इसके लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। उसका वॉल्यूम, अभी ये है इफिमेरल। इफिमेरल का मतलब क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर हमने क्रिएट किया तो सम टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो फिर से क्रिएट होता है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वो उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो स्टोर किया हुआ डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है वो आप में पढ़ना है, उसके अंदर का नेटवर्किंग रहेगा, तो वो एक पॉड
और एक कंटेनर जो कुछ है, हाँ, वो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से नेटवर्किंग की कैसे बात करता है वो आपको देखना है। डॉकर कंपोज़ ये बेसिकली लाइक आपको वो मल्टीपल डॉकर फाइल्स है, तो उसके रन करने के लिए और उसको कंपोज़ करने के लिए बेसिकली डॉकर कंपोज़ का यूज़ किया जाता है। वो भी हम लाइक क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे। मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊँगा। फिर आ गया कुबरनेटिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? उसकी डिमांड है, पॉड क्या है, ठीक है? रिप्लिका सेट, ये पॉड के कितने रिप्लिका क्रिएट करने हैं, वो रिप्लिका सेट में डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, मतलब आपको डिप्लॉय करना है तो कैसे करना है, उसमें सर्विसेज में क्लस्टर आईपी, फिर नोड पोर्ट। तो नोड के जो कुछ पोर्ट आपको क्रिएट करना सॉरी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें नोड पोर्ट का यूज़ किया जाता है। फिर ये सर्विस के 3 टाइप है, इसमें भी पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप्स है सर्विस के कुबरनेटिस में, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, फिर इसका मतलब इसके यूज़ केसेस मेनली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर आता है कॉन्फिग मैप, ठीक है? और सीक्रेट्स में क्या है कि जो कुछ सीक्रेट डेटा है वो बेसिकली सीक्रेट में होता है, लेकिन कॉन्फिग मैप में क्या होता है, तो नॉन सीक्रेट डेटा बेसिकली उसमें होता है, ठीक है? इंग्रेस कंट्रोलर, अभी इंग्रेस कंट्रोलर में nginx का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इंग्रेस कंट्रोलर बेसिकली ट्रैफिक मैनेज करने के लिए हम यूज़ किया जाता है। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या है वो? फिर आता है HPAA, मतलब हॉरिज़ॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर, ठीक है? तो उसमें हॉरिज़ॉन्टल वाला एक आता है, ठीक है? और दूसरा आता है वर्टिकल वाला। तो हॉरिज़ॉन्टल क्या, वर्टिकल क्या? हॉरिज़ॉन्टल में पॉड मल्टीपल पॉड क्रिएट होते हैं, तो वर्टिकल में उसी पॉड के साइज़ बढ़ाते हैं। तो इसके लिए तो ये 2 टाइप है ऑटोस्केलिंग के, उसको भी आपको पढ़ना है। नेम स्पेस आइसोलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है, सपोज़ हम नाम देते हैं XYZ, ठीक है? इनिशियली, तो इसको हमें ABC एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए नेम स्पेस का यूज़ किया जाता है, तो आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है? फिर ये रोलिंग अपडेट, कैसे हम रोलिंग करें, कैसे उसमें से पैकेज अपडेट करें, वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है ये रिसोर्स लिमिट, क्रैश लूप, बैकअप, डिबगिंग। ये प्रोडक्शन के कंसेप्ट है बेसिकली। आपको ये मतलब इनिशियली आपने लिनक्स करने के बाद कुबरनेटिस कंटेनर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप उसके कंसेप्ट देख लो, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट क्या है। तो उसका आर्किटेक्चर एक देखो कुबरनेटिस का, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है आर्किटेक्चर में। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेशन। ये लाइक आपके पास एंसिबल उसमें मतलब इसकी बहुत सारे जेडी में इसकी डिमांड रहती है कि एंसिबल चाहिए। तो एंसिबल में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास EC2 है। EC2 क्या है? वो भी इम्पोर्टेंट है। 100 EC2 इंस्टेंस है और 100 EC फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, तो 100 EC2 इंस्टेंस में हमें nginx इंस्टॉल करना है, ठीक है? अभी हमने nginx इंस्टॉल करना है, तो 100 इंस्टेंस पे अगर 2-3 डेवऑप्स इंजीनियर भी इंस्टॉल करने लगे, तो लाइक 5 दिन तो लगेगी, ठीक है? तो उसमें भी कुछ दिक्कत आई, तो कौन से इसमें इंस्टॉल हुआ, नहीं हुआ, वो फिर नोट डाउन करके रखो। तो इसकी वजह से एंसिबल आया। तो एंसिबल में क्या कर सकते हैं कि 100 EC2 इंस्टेंस में हम एट अ टाइम nginx इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओनली इंस्टॉल ही नहीं, उसके साथ हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन nginx में चाहिए, वो भी हम उसमें लिख सकते हैं कि ये XYZ कॉन्फ़िगरेशन हमें इस nginx में चाहिए। तो ये सब हम प्लेबुक में लिखते हैं, उसके जो कुछ रूल्स है वो हम देते हैं। फिर वेरिएबल्स है, जो लाइक वेरिएबल्स में मोस्टली आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है? आईपी एड्रेस में भी ये जो
100 EC2 इंस्टेंस है, उसका आईपी एड्रेस रहता है। तो वो हम इस वेरिएबल के इसमें लिखते हैं। फिर ये इन्वेंटरी आ गई स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होती, और डायनामिक मतलब जो चेंज होती है, तो उसके लिए है। फिर ये हैंडलर, वोल्ट, कुछ सीक्रेट लिखना है तो उसमें वोल्ट में है। एंड हैंडलर आ गया। फिर हैंडलर की क्या कंसेप्ट है, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है। मेनली किसी भी पॉइंट्स, मतलब आप जो कुछ पढ़ोगे उसके बाद यूज़ केसेस डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि यूज़ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इडम्पोटेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडम्पोटेंसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी इंटरव्यू आस्क। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमने एक प्लेबुक लिख दिया, वहाँ पे लिख दिया हमने कि nginx इंस्टॉल करो इस कॉन्फ़िगरेशन में। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हमें ऐसे इंस्टॉल करके 100 EC2 इंस्टेंस पे हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है? लेकिन गलती से क्या हो गया, या कुछ दिक्कत होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो 100 में से 90 EC2 में इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अभी 10 में नहीं हुआ, तो ये 10 हम ढूँढो, उसमें इंस्टॉल करो, फिर से यही कॉन्फ़िगरेशन उसमें आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, एनसिबल को, एनसिबल की जो प्लेबुक है ना, वो फिर से रन करेंगे। फिर से रन किया, तो जो 90s EC2 इंस्टेंस थे, उसमें भी वो फिर से इंस्टॉल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही तो फीचर है एनसिबल का, इडम्पोटेंसी। मतलब क्या, कि अगर 90s EC2 इंस्टेंस में वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर्ड है, तो बाद में इसको कुछ भी वो जस्ट जाएगा, चेक करेगा कि एज़ पर रिक्वायरमेंट ये इंस्टॉल है, नहीं है। अगर होगा, तो ये स्टॉप होगा। अगर जिसमें इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पे वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़। तो इसका इम्पोर्टेंस है बहुत, मतलब जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन रियल वर्ल्ड में nginx इंस्टॉल करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, कुछ यूज़र्स ऐड करने हैं, क्रॉन जॉब ऐड करने हैं, मॉनिटरिंग एजेंट्स ऐड करने हैं। अभी इस एजेंट में तुम्हारा क्लाउड वॉच का एक एजेंट आ गया, ठीक है? ये कस्टमाइज़ एजेंट आपको ऐड करना है, ठीक है? फिर आपको प्रोमेथियस, ग्राफाना के कुछ नोड इंस्टॉल करने हैं। तो इतने सारे सर्वर पे कैसे करेंगे? कुछ गलती हो गई तो एक ही जो कुछ प्लेबुक लिखेंगे, उसमें राइट करेंगे कि यही पर्टिकुलर सभी जगह पे हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा, नॉट एन इश्यू। फिर CI/CD, कोर डेवऑप्स टूल्स। अभी CI/CD क्या है एग्ज़ैक्टली? तो आपने कोई भी कोड लिखा, तो स्टार्ट में क्या करते हैं हम, उसको बिल्ड करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट करने के बाद उसका कुछ तो सपोज़ बिल्ड किया। पहले तो लिखते हैं, जो कुछ डेवलपर लिखेगा, उसके बाद अ, हमें वो बिल्ड किया, उसके बाद हमने टेस्ट किया, और फिर इसकी आर्टिफैक्ट क्रिएट हुई। सॉरी, यहाँ पे आर्टिफैक्ट क्रिएट होगी। तो ये आर्टिफैक्ट क्रिएट होने के बाद टेस्ट हुआ, जो कुछ मेनली क्या है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या है कि अ, हमें कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट करना है कि जो कुछ हमने टूल्स सॉफ्टवेयर लिए हैं, वो पाइपलाइंस को कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट करना है। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट मतलब वो सर्वर पे डिप्लॉय करना है। वो मैं एक उसमें मास्टर नोड रहता है, उसके वर्कर नोड रहते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, वेब हुक कैसे करता है, पाइपलाइन के स्टेजेस, मतलब मल्टीपल स्टेज, जैसे कि मैंने बताया कि ये बिल्ड का स्टेज है, टेस्ट का स्टेज है, आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है। आर्टिफैक्ट मतलब आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आपने एंड्रॉयड का कोड लिख किया, और उसके बाद जो एपीके फाइल क्रिएट होती है, आप जो कभी कभी इंस्टॉल करते हो ना एंड्रॉयड मोबाइल में, तो उसकी जो आर्टिफैक्ट क्रिएट होती है, तो उसको क्या हमें टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल सोनार क्यूब है, ट्रिवी है, ओवैप्स है,
इस टूल के हेल्प से आपको इसको टेस्ट करना है कि ये सच में लाइक इसमें कुछ लूप नहीं है ना, कुछ कोड में कुछ दिक्कत नहीं है ना, कुछ स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं अटैक तो साइबर अटैक तो नहीं होगा ना, इसको एक्सएसएस अटैक बोलते हैं, तो वो तो नहीं होगा ना। ये सब हम उससे चेक करेंगे। सीक्रेट्स हैंडल करेंगे, आर्टिफैक्ट का पॉइंट मैंने बता दिया। जैसे जावा का होगा तो पॉम डॉट एक्सएमएल, फिर ऐसे आर्टिफैक्ट क्रिएट होते हैं, तो उनको आपको कहाँ पे स्टोर करना है, डॉकर इमेज फाइल्स बिल्ड पुश, इसको डॉकर को इसमें कॉल करना है, इंटीग्रेट करना है, तो डॉकर की इमेज को बिल्ड करना है, फिर पुश करना है, फिर इसको, ये सीडी का पार्ट हो गया, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। EC2 में आपको उसको डिप्लॉय करना है, कुबरनेटिस में जो कुछ डिप्लॉय करना है, EKS क्रिएट करना है या AKS क्रिएट करना है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज बेसिकली। तो इसमें आपको सब कुछ लाइक पढ़ना है। केस ये तो थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, लेकिन आपको बेसिक इतना CI/CD का जो इनिशियली तो इतना कंप्लीट करो कि ये क्या है और कैसे किया जाता है, कैसे पाइपलाइंस लिखी जाती है ये। एंड जेनकिन मोस्टली कभी कभी गिटहब एक्शन भी यूज़ किया जाता है, और उसके बाद आता है जेनकिंस आता है। तो जेनकिन में क्या है कि आप वही मास्टर एजेंट आर्किटेक्चर मैंने बताया, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन है, प्लगइन्स। हाँ, प्लगइन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है, जैसे ब्लू ओशियन करके एक प्लगइन्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है, वो हमें हेल्प करती है कि CI/CD पाइपलाइन अच्छे से बिल्ड करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो उसको हमें उसमें इंटीग्रेट करना है, इंस्टॉल करना है, वो कैसे ऐड करना है, वो सब देखना है। ठीक है, डिज़ाइन एक सिंपल CI/CD पाइपलाइन डिज़ाइन करो नोड जावा बेसिकली। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रिप्टिंग के ऑटोमेशन बैकबोन्स। सो बेसिकली स्क्रिप्टिंग, जैसे मैंने क्रॉन जॉब में बताया आपको कि क्रॉन जॉब रन करना है, बैकअप की 2 बजे रात को बैकअप लेना है। ठीक है, तो आपको कुछ तो शेल स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ेगा। तो शेल स्क्रिप्टिंग में ये पॉइंट्स आते हैं, उसके वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर। आपको ज़्यादा इसमें लाइक उसका फॉर्मेट ज़्यादा इनिशियली तो आप लाइक उसको याद नहीं रहेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल स्क्रिप्टिंग फाइल्स क्रिएट करेंगे, तो याद रहेगा। उसमें कंडीशनल इफ एल्स लूप कैसे लगाया जाता है, उसमें से फंक्शन कैसे, एग्जिट कोड कैसे किया जाता है, ये SCD, AWK, ग्रिप कमांड्स, ये क्या होती है, ये आपको देखना है। ये देखो, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन, ऑटोमेट में बैकअप है, लॉग क्लीनअप है, डिस्क अलर्ट है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अभी लॉग क्लीनअप है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक लॉग फाइल है जो ज़्यादा मेमोरी क्रिएट करती है, एंड हमारी मेमोरी है फॉर एग्जांपल इतनी कम नहीं रहती है, लेकिन हम लेते हैं एग्जांपल के लिए 2 GB है। लेकिन ये लॉग फाइल क्या करती है कि डेली के 1 GB 1.5 GB क्रिएट करती है। तो क्या होगा, 2 दिन में ये 2 GB फिल हो जाएगा। तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या डिस्क फिल होने के बाद, मतलब मेमोरी फुल होने के बाद हमें क्लीन करना है। तो उसके लिए हमें ये स्क्रिप्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथन में भी क्या है कि वही है सिंपल से, मतलब उसमें भी लाइब्रेरीज और वेरिएबल्स, कंडीशन, फंक्शंस, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको थोड़ा बहुत हम तुम देख लेना। उसमें कुछ ज़्यादा मतलब जितना डेवलपर का कोडिंग रहता है उतना तो डेवऑप्स का कोडिंग नहीं रहता। सिर्फ आपको ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट और कुछ जो कुछ आपको ऐसे बैकअप्स क्लीनअप के लिए जो कुछ कोडिंग लिखना पड़ता है उतना ही है, मिनिमम है कंपेयर टू डेवलपर से। और एक चीज़ की पाइथन में लाइब्रेरी है बूटो 2 या 3 समथिंग लाइब्रेरी है। उसमें आपको ऑटोमेशन की जो कुछ लाइब्रेरीज़ के कुछ जो कुछ फीचर्स है उसमें इस लाइब्रेरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लाउड, सबसे इम्पोर्टेंट
और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिनक्स के बाद किस पॉइंट पे पूछे जाते हैं, तो वो है एडब्ल्यूएस। और कहीं पे अज़ूर भी है। अज़ूर अभी मतलब एडब्ल्यूएस अज़ूर में ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। जीसीपी एआई के जो कुछ टूल्स है, एआई के जो कुछ सॉफ्टवेयर्स है, वहाँ पे जीसीपी की डिमांड हाई है और इन फ्यूचर जीसीपी हाई रहेगा, एडब्ल्यूएस भी हाई रहेगा और अज़ूर का थोड़ा-सा मीडियम रहेगा। तो इनिशियली तो हमने एडब्ल्यूएस से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, बाद में आप शिफ्ट हो जाओ अज़ूर पे, जीसीपी पे। मतलब शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको एडब्ल्यूएस पढ़ने के बाद अज़ूर भी और जीसीपी भी पता चलता है, ऐसे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें ईसी2 इंस्टेंस, अभी ईसी2 इंस्टेंस क्या है? सर्वर, सर्वर में क्या रहते हैं, उसकी इमेज, अमेज़न मशीन इमेज, वो कैसी क्रिएट होती है, ईबीएस, स्नैपशॉट, ईबीएस से स्नैपशॉट क्रिएट होता है। फिर उसमें आता है कि तुम्हें डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ईबीएस वर्सेस एस3 वर्सेस ईएफएस, इसका डिफरेंस ये सब स्टोरेज के सर्विसेज से। तो इसमें आपको ये ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज, फिर ये इलास्टिक फाइल स्टोरेज। तो इसमें क्या है, कौन क्या क्या डिफरेंस है, इसमें कैसे तुम क्रिएट करते हो, कौन सा यूज़ किया जाता है, ये मतलब जब भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते तो ईबीएस का यूज़ किया जाता है। फिर सिंपल स्टोरेज के लिए S3 का यूज़ किया जाता है, उसमें आता है वर्जनिंग का। फिर वर्जन मतलब क्या, उसमें एक फाइल स्टोर की है तो उसका वर्जनिंग इनेबल किया है, तो वो कंसेप्ट आपको पढ़ना है। फिर ईएफएस का जहाँ शेयरिंग फाइल्स स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आता है वीपीसी, वीपीसी में ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसमें पॉइंट्स है कि सबनेट्स, उसमें पब्लिक प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट कहाँ यूज़ किया जाता है, प्राइवेट सबनेट कहाँ, डेटाबेस के लिए प्राइवेट सबनेट। फिर पब्लिक सबनेट कहाँ पे, जहाँ पे हम फ्रंट एंड के कुछ जो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे बेसिकली हमें जो कुछ प्राइवेट पब्लिक सबनेट है ना, पब्लिक सबनेट के लिए हमें इसको यूज़ किया जाता है। फिर राउट टेबल आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप, उनमें भी सिक्योरिटी ग्रुप में आ गया तुम्हारा पॉइंट्स इनबाउंड, आउटबाउंड, ये क्या है, ठीक है। फिर सभी पोर्ट नंबर, एसएसएच का 22, फिर 80 तुम्हारा एचटीटीपी का, फिर 443 एचटीटीपीएस का, इसके बाद आता है 3306 डेटाबेस का। ये जो सब कुछ पोर्ट्स है, फिर मल्टीपल, ये तो मेजर है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका पोर्ट का यूज़ होता है। उसके बाद भी कुछ है इम्पोर्टेंट करो, वो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर में डाल दूंगा, मैं सेपरेट उसकी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट उसके आंसर्स जो मेजरली पूछे जाते हैं सभी पॉइंट्स में, मतलब अगर लिनक्स हो जो कुछ हो, AWS और CI/CD, डॉकर्स, कंटेनर, सभी इस पे डालूंगा। फिर आता है ये इलास्टिक लोड बैलेंसर, फिर आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड, ये बंद हो गया, मतलब अभी इसको यूज़ नहीं करते, ये एप्लीकेशन लेयर पे वो यूज़ होता है। फिर इसका लेयर कौन सा है, लेयर 4 पे है, लेयर 7 पे है, ठीक है, वो पूछा जाता है इंटरव्यू में। फिर इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, ऑटो स्केलिंग हो गया, ऑटो स्केलिंग में आपको टारगेट ग्रुप क्या रहता है उसको अटैच करके टारगेट ग्रुप ऑटो स्केलिंग करना है, EC2 इंस्टेंस, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब मतलब पूछा जाता है इंटरव्यू में और यूज़ भी किया जाता है मोस्टली, ठीक है। ES3 का मैंने बता दिया कि उसके कैसे लाइक वर्जनसिंग है, उसमें टाइप्स है, मल्टीपल टाइप्स है, जैसे ग्लेशियर हो गया, ठीक है। तो कौन सा टाइप हमें यूज़ करना चाहिए, उसमें ज़्यादा डिप नहीं जाना है, पूरे S3 के ग्लेशियर के टाइप के उसके टाइप के कॉन्फ़िगरेशन, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, इतना डिप नहीं जाना है, जस्ट बेसिक आपको S3 मेन बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है, फिर उसके टाइप जस्ट पता होनी चाहिए। जो कुछ भी हो आपको, कुछ यहाँ पे जैसे बुक में याद नहीं करना है, उसका मेन क्या है, लॉजिकल कंसेप्ट एंड यूज केस, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। आपको कोई कमांड याद नहीं रखनी है, मतलब
आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेगी क्योंकि आप हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। लेकिन इनिशियली तो आपको सिर्फ़ उसका लॉजिक समझ लेना है, फिर उसका आता है यूज़ केस, वो समझने के बाद आपको डेवऑप्स के सभी कंसेप्ट ईज़िली एंड आपको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? फिर आता है आरडीएस बेसिक। आरडीएस में तुम्हारे टाइप्स है जैसे माइस्क्ल, नोएसक्यूएल, माइस्क्ल कहाँ यूज़ किया जाता है, नोएसक्यूएल कहाँ यूज़ किया जाता है, डायनामोडीबी या कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़ीचर्स है, वो आपको सबसे देखना है। इनिशियली आपको क्लाउड वॉच ही देखना है, उसके लॉग्स, मैट्रिक्स ये बेसिक है, उसमें सीपीयू यूटिलाइज़ेशन हो गया, ठीक है? फिर बहुत सारे हैं इसमें, ये एक क्लाउड वॉच का एजेंट रहता है, वो डेटा फेच करते रहता है, ठीक है? फिर बैकअप हो गया, एडब्ल्यूएस बैकअप क्यों लेना है, एएमआई का बैकअप, कई प्रोजेक्ट पे एएमआई के लाइक टेंस बैकअप लिए जाते हैं, 10 एएमआईज़ पर डे, मतलब सपोज़ आज EC2 रन कर रहा है, तो उसमें प्रीवियस 10 डेज़ के एएमआई क्रिएट किए जाते हैं। मतलब बैकअप लिया जाता है इन केस करंट प्रोडक्शन EC2 सर्वर क्रैश हो गया, तो इस लिए हुए लेटेस्ट बैकअप से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए उसका यूज़ होता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हाई डिमांड है, ठीक है? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आपको आर्किटेक्चर तो पूरा आपने क्रिएट किया है, लेकिन स्मूथ भी चल रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट हाई आ रहा है, तो ये बिजनेस लॉस है, ठीक है? तो ये बिजनेस लॉस आपको कम करना है, नहीं तो इसका कुछ यूज़ ही नहीं ना। तुम लाइक अल्टीमेटली ये सब हम कर रहे हैं तो किसी कंपनी के बिज़नेस के लिए। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसमें इनिशियली आप डेप्थ में जाओ, जब आप हैंड्स ऑन करेंगे, ऊपर वाले सभी चीज़ें पॉइंट्स देखोगे, तो इसके बाद इस पॉइंट पे आना। इनिशियली तो आपको लाइक इस सीनियर लेवल के जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसका आप इसका मत देखो। अभी हाई अवेलेबिलिटी है, उसमें क्लाउड फ्रंट है, ठीक है? क्लाउड फ्रंट में आप एज लोकेशन, एज लोकेशन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ। आपका सर्वर है, मतलब सर्वर मतलब आपकी वेबसाइट जो कुछ है मुंबई में, आपकी सर्वर, ठीक है, मुंबई में, यहाँ पे आपने वेबसाइट, सब कुछ आपका सर्वर क्रिएट किया है मुंबई में, ठीक है? सर्वर क्रिएट किया है मतलब वेबसाइट के जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, जो कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स जो कुछ है, वो मुंबई के सर्वर पे डिप्लॉय किए हुए हैं। अभी क्या हुआ, लंदन में कोई तो बैठा है, उसने तुम्हारी वेबसाइट यूज़ करने का ट्राई किया, तो ये तो डिस्टेंस दूर है, फिर क्या होगा? इसको हाई लेटेंसी आएगी। अभी हाई लेटेंसी मतलब क्या? उसके कंसेप्ट मतलब डेफ़िनेशन वो आपको याद रहने चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब क्या है? हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या? लो लेटेंसी मतलब क्या? हाई लेटेंसी अच्छी है, लो लेटेंसी अच्छी है, वो आपको देखना है, उसकी डेफ़िनेशन आपको देखना है इन डेप्थ में। ठीक है? तो ये लंदन से तुम्हारी वेबसाइट एक्सेस कर रही है। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि क्या दिक्कत आ गई? ये वेबसाइट की जो कुछ फाइल्स, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो कुछ है, वो फ्रंट पेज लोड होने में दिक्कत, मतलब जो कोई लंदन से एक्सेस कर रहा है उसका इंटरनेट स्पीड हाई है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है जल्दी, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो उसके रीज़न है कि जो कुछ तुमने सॉफ्टवेयर बनाया, जो कुछ तुमने क्रिएट किया और डिप्लॉय किया है, वो मुंबई रीजन में किया है। तो यहाँ पे एज लोकेशन पे इनके नज़दीक जो कोई अवेलेबली ज़ोन का सर्वर होगा, वहाँ पे आपको ये सब कुछ डिप्लॉय करना पड़ेगा। तभी ये ईज़िली एक्सेस होगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं एज लोकेशन, तो वो क्लाउड फ्रंट से किया जाता है। फिर आ गया टेराफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसकी भी डिमांड हाई रहेंगी, ठीक है? तो स्टेट फाइल्स में लोकल फाइल्स, रिमोट फाइल्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोकल फाइल से रिमोट फाइल में चेंजेस किए तो रिमोट लॉक वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसमें लॉक किया जाता है, वो लॉक फाइल को लॉक किया जाता है, क्यों किया जाता है वो देखना है आपको, ठीक है? प्रोवाइडर, अभी इसमें प्रोवाइडर कौन से होगी, AWS होगा, अजूर होगा, फिर GCP होगा,
ये प्रोवाइडर उनके रिसोर्सेज, क्या-क्या रिसोर्सेज हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये बैकएंड पे डायनी यहाँ पे है वो पॉइंट रिमोट का, ठीक है? ये रिमोट मतलब क्या है कि एक सिंपल इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल खोल दी, उसमें कुछ चेंजेस किए मैंने, ठीक है? तो दूसरा बंदा आ गया, उसने भी कुछ तो चेंजेस किए और हमने दोनों ने इसको अप्लाई किया। तो ये क्या होगा? कुछ तो क्रैश होगा, कुछ तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चेंजेस किए होंगे, तो इसमें दिक्कत आएँगी। तो इसको जब भी मैं खुद अप्लाई करूँगा, मतलब मैं खुद चेंजेस करूँगा ना, तो इस साइड की सभी चीज़ें, मतलब इस साइड जो कुछ है ना, वहाँ पे लॉक रहेगा। मतलब इसको कुछ एक्सेस नहीं है, सिर्फ़ मेरे को एक्सेस है इसमें, ठीक है? तो इसमें मैं ही चेंजेस कर सकता हूँ। मेरा होने के बाद ये सेकंड पर्सन जो कुछ है, वो चेंजेस कर सकता है। अगर उसको करना है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट उसकी कुछ टास्क है तो, ठीक है? तब तक नहीं करिए। और वो सब डिटेल्स यहाँ पे स्टोर की जाती है। वो कैसी स्टोर की जाती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। फिर उसके वेरिएबल्स है, उसके आउटपुट्स है, मॉड्यूल्स है, वो डिपेंड्स ऑन रहते हैं। मतलब डिपेंड्स मतलब एक कोड उस दूसरे कोड पे डिपेंड रहता है, वो आपको उसमें समझना है। फिर आ गया टेराफॉर्म प्लान। ये प्लान मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, प्रीव्यू है। कंप्लीट होने के पहले प्रीव्यू है। इसमें भी एक एडवांस कंसेप्ट है, ड्रिफ्टिंग करके है। वो भी थोड़ा आपको बाद में पता चलेगा। इतना किया तो इनिशियली ये इनफ है, मतलब एज अ 2-3 इयर्स ऑफ डेवऑप्स और जूनियर डेवऑप्स के लिए इनफ है, ठीक है? मॉनिटरिंग में एक ही इनफ है इनिशियली। ये बाद में ग्राफना और ये प्रोमीथियस और ग्राफना ये बाद में किए तो चलेगा। इसमें कस्टम मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या, लॉग क्या, फिर ट्रेसेस क्या है, उसकी डेफिनेशन, ट्रेसेस, ठीक है? अलार्म्स, फॉर एग्जांपल अभी देखो, सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% के ऊपर गया है, ठीक है? तो हमें अलार्म आना चाहिए। तो अलार्म ये कैसे सेट किया जाता है, वो आपको देखना है। मैट्रिक्सेस में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है? इसकी भी एक लाइक मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी, इसका एक डिफरेंस है, ठीक है? ये मॉनिटरिंग वर्सेस ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इसमें मॉनिटरिंग में सिर्फ मैट्रिक्स आता है, ठीक है? इसके नाम से याद रखना। और ऑब्जर्वेबिलिटी में सब आता है, मैट्रिक्स, लॉग एंड ट्रेसेस, ये याद रखना, ठीक है? ये भी तुम्हें पूछे जाते हैं, ठीक है? प्रोमेथिस को कैसे इंस्टॉल करना है, इसका एक ना पुल पुश 2 मेथड रहते हैं, एक पुल और पुश। तो ये कौन से वाला यूज़ किया जाता है इसमें, जो नोड एक्सपोर्टर है ना, तो वो कौन-सा यूज़ किया जाता है, वो इंटरव्यू में पूछते हैं। और क्यों उसका यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पे ये यूज़ किया जाता है। मैट्रिक्स स्क्रैपिंग, इसमें वो पॉइंट है क्या? ठीक है, फ्रॉम क्यूएल करके है। वो फ़ाइल में आपको कमांड देना है, उसमें मतलब कमांड मतलब जो कुछ कोड्स है उसमें लिखना है। फिर आपको ये इसका यूज़ करना है प्रोमेथियस का। वो कैसे करना है वो याद रखना है। इसमें एक्सपोर्टेंट में अलर्ट मैनेजर है। अलर्ट मैनेजर में बेसिकली तुम्हें कौन से अलर्ट देने हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है? ग्राफाना एक डैशबोर्ड है। ये 2 पॉइंट्स है ना, आप लास्ट में पढ़ो, अगर नहीं पढ़े तो चलेगा। इसके पहले के सभी पॉइंट्स आपको कवर करने के बाद इंटरव्यू के लिए तुम रेडी हो जाओगे। और जो कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा भी होगा, फॉर एग्जांपल अभी हाँ, यहाँ पे तुमने क्लाउड वॉच में मैट्रिक्स पढ़ा, अलार्म पढ़ा, ठीक है? लॉग्स एंड इसके बाद ट्रेसेस भी पढ़े। तो यहाँ पे लिखो, ये इसकी पीडीएफ की लिंक मैं नीचे व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की लिंक दूंगा, ग्रुप की। वहाँ पे उस ग्रुप में मैंने इसकी पीडीएफ डाली है, तो वो पीडीएफ ले लो। चाहे तो ज़ेरॉक्स निकाल दो, नहीं तो आपके मोबाइल पे ऐसे नोट करके लिखो कि मैंने मैट्रिक्स पढ़ दिया, अलार्म हो गया, लॉग्स हो गए, ट्रेसेस हो गए। तो आपको ये कैसा एक ही जगह पे आपको इसका पूरा एक ट्रैक रहेगा कि तुमने कितने-कितने कंप्लीट किए, कितने पॉइंट्स रह गए, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है?
फिर ये विजुअलाइजेशन के लिए बेस्ट है ग्राफाना, उसके लिए डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें मल्टीपल चीज़ें, ये इनिशियली इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख लेना, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या है कि आई एम लिस्ट प्रिविलेज, अभी लिस्ट प्रिविलेज क्यों देना है? सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है अभी, क्योंकि एआई के अटैक्स बढ़ रहे हैं। मतलब प्रीवियसली क्या होता था कि अटैक ही ह्यूमन करता था, अभी एआई एजेंट अटैक कर रहे हैं। तो इसके वजह से सिक्योरिटी की डिमांड, सिक्योरिटी के जॉब, डेवऑप्स, डेवसेकऑप, सिक्योरिटी हाई डिमांड रहेंगी। हाई मतलब हाई, इसका क्योंकि सिक्योरिटी मेन कंसर्न है अभी, साइबर अटैक्स बढ़ेंगे, अभी ह्यूमन के जगह पे एआई एजेंट्स अटैक करेंगे, तो इसकी डिमांड हाई रहेंगी, और जितनी डिमांड रहेंगी उतनी स्किल्ड एम्प्लॉय इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप इसमें भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसमें सीक्रेट मैनेजर हार्शिक वॉल्ट करके है, फिर उसमें कैसे करते हैं। AWS का भी एक सीक्रेट मैनेजर है, उसमें कैसे करते हैं। SSL TLS सर्टिफिकेशंस, HTTP सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टबॉट एक फ्री करके टूल्स है, उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ पेड्स है, वो सर्टिफिकेशन मतलब जो हमें HTTPS जो आता है ना, वो सर्टिफिकेशन का होता है, याद रखना ये सिक्योर है। और सिक्योर क्यों है? तो इसके पास सर्टिफिकेशन है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, उसको क्या कर, मतलब उसका टोटल पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान वो थोड़ा बहुत देख लेना। ये हाई लेवल का है, थोड़ा सा देख लेना। कंटेनर की सिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है। हाँ, ये वल्नरेबिलिटी मैंने जैसे बताया, ट्रीवी, सोनार क्यूब और ओवैप्स, और भी बहुत सारे हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, लेकिन ये मेजर्स है जहाँ यूज़ ज़्यादा किया जाता है। आपको इतना इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है, एक जस्ट इसको इंटीग्रेट करने के बाद कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है, क्या होता है, उसको कैसे फॉरवर्ड करना है, वो ही चेक करना है सिर्फ, दैट्स इट। अभी आता है मेन पॉइंट, रियल। अभी मैंने ये 3 जगह खाली रखी है, ठीक है? इसमें आपको कहीं से भी, यूट्यूब से कहीं से भी प्रोजेक्ट लेके, ये 3 अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स, ठीक है? कंप्लीट करके यहाँ पे नाम लिखना है कि ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, दूसरा वाला ये, और तीसरा ये, तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके नोट्स निकालने हैं, और वो आपको रिज्यूम में ऐड करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? रिज्यूम उसमें क्या पूछते हैं वो हम चेक करते हैं नेक्स्ट, ठीक है? की पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सप्लेन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, आर्किटेक्चर ओवरव्यू ये पहले पूछेंगे कि क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या लिया है, 3 टायर है, 2 टायर एप्लीकेशन आपने बनाया, उसको डिप्लॉय किया, क्या किया है एग्जैक्ट, वो हम तुमको पूछेंगे, ठीक है? आर्किटेक्चर पूछेंगे, उसमें कौन से टूल्स यूज़ किए तुमने, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है, AWS किया, आज़ूर किया, फिर आपने CI/CD में जेनकिंस किया, या गिटहब एक्शन की यूज़ किया, ये सब पूछेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। फिर उसको वेबहुक कैसे किया, उसकी आर्टिफैक्ट कहाँ पे क्रिएट हुई, ठीक है? ये देखो CI/CD पर एक्सप्लेनेशन वो पूछेंगे, ठीक है? और क्या, लिनक्स में बेसिक पूछेंगे। सपोज तुम्हारा CPU यूटिलाइजेशन 80% गया, तो तुम क्या करोगे, कौन सी कमांड रन करोगे, उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या रहती है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन, AWS में कौन सी सर्विस यूज़ किया तुमने, EC2 किया, तो उसमें तुमने सिक्योरिटी ग्रुप में कौन से पोर्ट ओपन रखे, ठीक है? और क्या है, VPC के लिए बारे में पूछेंगे, VPC टू VPC पेयरिंग कभी किया है क्या, ये भी पूछते हैं, ठीक है? और वो कैसे किया जाता है, उसका यूज़ केस क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने बताया ना आपको, कोई भी लॉजिकल पॉइंट पहले लॉजिकली समझ के लेने का, फिर उसका यूज़ केस सबसे इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। चाहे तो तुम कमांड भूल गए चलेगा, चाहे तो तुम कोई कोड भूल गए चलेगा, लेकिन उसका लॉजिक और उसका यूज़ केस याद ही रखना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये डिप्लॉय, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या है, रोलिंग डिप्लॉयमेंट क्या है, AB डिप्लॉयमेंट क्या है, ये सब चेक करना है आपको।
कैनेडी डिप्लॉयमेंट कहाँ यूज़ की जाती है, ब्लू ग्रीन कहाँ पे यूज़ की जाती है, ब्लू मतलब क्या, ग्रीन मतलब क्या, ठीक है ना? रोलिंग डिप्लॉयमेंट कैसी रहती है, ठीक है? यानी ये सब करते समय आपको कौन से चैलेंजेस आए, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कौन से भी वेबसाइट पे नहीं है। इसका आंसर आपको ही पता होगा। कब पता होगा? जब आपने खुद ने कुछ तो ट्राई किया होगा, खुद ने कुछ तो प्रोजेक्ट रन करने का ट्राई किया होगा, तभी आपको समझेगा इसका आंसर, नहीं तो नहीं समझेगा। तो इसकी वजह से खुद से करो, हैंड्स ऑन करो, ठीक है? हैंड्स ऑन करो, खुद प्रोजेक्ट बनाओ, एक गिट का अकाउंट खोलो, एक एडब्ल्यूएस का अकाउंट खोलो, ठीक है? जेनकिन तो फ्री है, ये भी फ्री ही है, लेकिन ये इनिशियली कुछ फ्री टायर का ये $1 या ₹1 कुछ तो कट करके लेता है। फिर इसमें तुम इनिशियली ट्राई कर सकते हो। फिर लेकिन इसमें थोड़ा-सा याद रखना ध्यान में कि ये फ्री टायर में EC2 इंस्टेंस तुम्हारा रनिंग मोड में मत रखना, नहीं तो बिल जनरेट होगा, ठीक है? ये एक ब्लैंक स्पेस मैंने यहाँ पे रखा है, आपको कुछ यहाँ ऐड करना है तो करो। यहाँ नीचे मैंने व्हाट्सएप के चैनल और टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पे मैं इसकी लिंक दूँगा, फ्री है, उसमें कुछ जाओ, जस्ट ग्रुप है ये दोनों भी, जाओ ग्रुप में, ये पीडीएफ वहाँ पे होगी, डाउनलोड करो, इसमें ऐड करो, इस फ्री जगह पे जो कुछ तुम्हें नोट्स पॉइंट ऐड करना है वो करो। और इतनी सारी ये पेजेस है, ठीक है? वन बाय वन तुम ऐड कर सकते हो, जो कुछ पॉइंट्स है तुम पढ़ सकते हो, एंड पढ़ने के बाद रिवाइज करो, हैंड्स ऑन करो, एंड मैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब अभी रिज्यूम कैसे बनाना है, फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन आंसर वो भी मैं उस ग्रुप में डालूँगा, व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप में। वहाँ पे तुम देख लेना, वहाँ पे सब कुछ अपडेट्स आएँगी अभी चैनल से। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय।